Good morning, student. Today I will discuss स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। और ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ किसी भी मटेरियल का एक ऐसा ग्राफ है जिसको स्टडी करके हम ये एनालाइज कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं क्या उस मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ द शीट्स और टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ द वायर्स, या फिर टू मेक द पॉट्स, या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। तो कौन से ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल होंगे, कैसे हम कंक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ किसी भी मटेरियल का स्टडी करके। जिस भी मटेरियल का हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ स्टडी करना चाहते हैं उस मटेरियल को हम ले लेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। ये वाला स्प्रिंग जो है, मान लेते हैं मैं स्टील को एनालाइज करना चाहता हूँ तो मैं स्टील का स्प्रिंग ले लूँगा। किसी और मटेरियल का कॉपर का है तो मैं कॉपर का स्प्रिंग लूँगा। स्टार्टिंग फेज पे क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंटर मैंने इस फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग के साथ अटैच किया है, फ्री एंड कौन सा, ये वाला एंड स्प्रिंग का, इसके आगे एक हुक लगेगी। यहाँ पर हुक मीन्स पॉइंटर है, यहाँ से पॉइंटर स्टार्टिंग में 0 को टच कर रहा है। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, हम लोड लटकाएंगे। लोड का मतलब वेट अटैच करेंगे। ठीक, ये वाला जो लोड होगा ये एक स्ट्रेस का रोल प्ले करेगा। स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन डेवलप होगी, ये पॉइंटर नीचे जो आएगा ये क्रॉस बॉन्ड करेगा टू द स्ट्रेन और टू द डिफॉर्मेशन। स्टार्टिंग में क्या है, हमने कोई वेट नहीं अटैच किया, मीन्स लोड कितना होगा, स्ट्रेस कितना होगा, 0। अब क्या करेंगे हम, लोड कैसे 0, क्योंकि यहां जैसे कुछ वेट अटैच किया नहीं, तो पॉइंटर 0 के साथ कोइंसाइडेड है। ठीक, तो स्ट्रेन भी 0 होगा। स्ट्रेन किस चीज को क्रॉस बॉन्ड करेगा, यहाँ जैसे पॉइंटर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को। अब क्या करेंगे, हम इस फ्री एंड के ऊपर जो हुक लगेगी यहाँ जैसे वेट लटका देंगे। ये लटका दिया मैंने वेट, मान लेते हैं 50 ग्राम, तो पॉइंटर यहाँ से नीचे स्लाइड करेगा। ठीक, यू विल सी कि जैसे जैसे हम इस वेट को नीचे की तरफ, जैसे जैसे हम इस वेट को इंक्रीज करेंगे, ये वाला जो स्प्रिंग चाहे ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करती जाएगी। ठीक, मीन्स अगर हम इस लोड को इंक्रीज करेंगे तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन इंक्रीज करेंगे, मीन्स स्ट्रेन इंक्रीज करेगा। अब क्या करें, मान लेते हैं 150 ग्राम फोर्स तक हमने यहाँ जैसे, मान लेते हैं 50 ग्राम फोर्स तक हमने यहाँ जैसे लोड अटैच किया, देन स्प्रिंग में एक्सटेंशन नोट की। ठीक, अब धीरे धीरे क्या करेंगे, हम स्प्रिंग को डीलोड करेंगे। यू विल सी कि ऐसे करने से जब पूरे का पूरा वेट हम यहाँ से डीलोड कर देंगे, रिमूव कर देंगे, अगेन पॉइंटर 0 के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक, पॉइंटर 0 के साथ कोइंसाइड करने का मतलब है स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन 0 होगी। तो क्या हो रहा है, जब हम ये स्ट्रेस इंक्रीज करें, मीन्स फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर लोड को इंक्रीज करे हैं, तो स्ट्रेन इंक्रीज करे और ग्राफ ऐसे बनेगा। कहाँ तक, O से लेकर के A तक। अब A पॉइंट के ऊपर जाकर के क्या करें, ठीक, A पॉइंट के ऊपर जितना भी यहाँ जैसे ये वेट अटैच किया, अब उसको धीरे धीरे डीलोड करते हैं, धीरे धीरे उसको काम करते जाए। यू विल सी ये पॉइंटर जो है अब धीरे धीरे 0 की तरफ ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देगा। जब वेट टोटली 0 किया होगा तो क्या होगा, ये पॉइंटर 0 के साथ आ जाएगा, मीन्स स्ट्रेन की वैल्यू 0 होगी। तो क्या होगा, जब हम स्टार्टिंग में जब लोड इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन इंक्रीज करेगा, तो ग्राफ O से लेकर के E तक बन जाएगा। A पॉइंट के ऊपर जितना भी हमने लोड अटैच किया है वाला, अब इसको धीरे धीरे डीलोड करेंगे। यू विल सी कि ग्राफ पहले O से A जाएगा, जब ये डीलोड करेंगे हम तो ग्राफ A से O ड्रॉप करेगा सेम पाथ के ऊपर। तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के बीच में क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, इस पॉइंट A को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ऐसा पॉइंट जहां तक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह आता है, मींस ऐसा पॉइंट जहां तक मटेरियल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को फॉलो करता है। क्यों, देखो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ है। ठीक, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब पहले अगर हम स्ट्रेस इंक्रीज करें तो स्ट्रेन इंक्रीज करें O से E, अब स्ट्रेस को डिक्रीज करना शुरू करें, बीइंग प्रोपोर्शनल स्ट्रेन भी डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ A से O ड्रॉप करेगा। क्लियर।
अब क्या करेंगे हम, जितना यहाँ जैसे हमने वेट अटैच किया था, जैसे मान लेते 30 ग्राम फोर्स था, अब डायरेक्टली आपने उतना अप्लाई कर दिया, ठीक। यू विल सी अगर हम थोड़ा सा लिटिल बिट और वेट बढ़ा देते हैं, ठीक, तो डिफॉर्मेशन इस फॉर्म में जाएगी, बी ए से बी। अब क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट के ऊपर जितना आपने लोड अटैच किया हुआ है, अब उसको क्या करना है, धीरे धीरे स्प्रिंग को डीलोड करते जाना है। यू विल सी कि ग्राफ बी ए ओ पाथ के अलाउंग ड्रॉप नहीं करेगा, बल्कि वो ड्रॉप करेगा अलाउंग दिस पाथ, बी से B1। मीन्स बी पॉइंट के ऊपर जितना भी वेट अटैच किया हुआ है, अगर हम उसको धीरे धीरे डीलोड करना शुरू करेंगे तो ग्राफ बी ए ओ पास से ड्रॉप नहीं करेगा, रेदर बी से B1 ड्रॉप करेगा। तो स्प्रिंग में परमानेंटली इतनी एक्सटेंशन पहले से डेवलप हो गई। पहले तो ये पॉइंटर 0 पे था, डीलोड किया, वेट बढ़ाया, फिर 0, इसको धीरे धीरे कम करते गए, फिर 0 पे आ गए। फिर कितना क्या करना है आपने, ए पॉइंट के ऊपर जितना वेट अटैच किया होगा उतना आप डायरेक्टली यहाँ से अटैच कर देंगे, फिर 2, 4, 5 ग्राम और बढ़ाना है यहाँ पर। जब आप ऐसे करेंगे तो ग्राफ बी ए से बी आएगा। अब क्या करें, टोटल जो भी वेट अटैच किया हुआ है उसको अब आपने धीरे धीरे कम करते जाना। जब धीरे धीरे कम करेंगे यू विल सी ग्राफ बी से B1 ड्रॉप नहीं करेगा, सॉरी बी ए ओ पाथ से ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि वो बी से सीधा B1 पाथ के अलाउंग ड्रॉप करेगा। तो स्प्रिंग अब 0 के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा। स्प्रिंग जब आपने वेट पूरे का पूरा यहां से रिमूव कर दिया होगा, मीन्स जब ये स्ट्रेन 0, स्ट्रेस 0 होगा, तो स्प्रिंग में फिर भी इतनी डिफॉर्मेशन डेवलप हो जाएगी। ये वाली जो है OB1 मीन्स स्प्रिंग परमानेंटली O से लेकर के B1 पॉइंट तक परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ये वाला जो OB1 पार्ट है, इस OB1 पार्ट को बोलते हैं परमानेंट सेट या फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन, या फिर इस रीजन को हम प्लास्टिक रीजन भी बोलते हैं। ये वाला जो OB1 पार्ट ऑफ द ग्राफ इज correspond टू द प्लास्टिक रीजन। अब क्या करें, बी पॉइंट के ऊपर आपने किया था जितना वेट अटैच किया हुआ था, मान लेते हैं 60 ग्राम फोर्स, उसको सीधे आपने अटैच कर देना और कुछ भी स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज नहीं करनी। यू विल सी कि ग्राफ अब धीरे धीरे जो है वो थिनर होती जाएगी, वायर ये वाला स्प्रिंग धीरे धीरे थिनर होता जाएगा, ठीक। एंड बी इस सी पॉइंट के ऊपर ग्राफ में क्रैक्स वगैरह फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स इस बी से लेकर के सी पॉइंट तक के ग्राफ को देखो, स्ट्रेस को इंक्रीज नहीं किया आपने, स्ट्रेस को इंक्रीज नहीं किया, लेकिन वायर ये वाली जो है स्प्रिंग जो है, ठीक, अपने आप ही ये वाला जो स्प्रिंग है ये एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। मीन्स स्प्रिंग में अपने आप ही एक्सटेंशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। मीन्स स्प्रिंग में अपने आप ही बी से सी तक इतनी ज्यादा स्ट्रेन डेवलप हो जाएगी बिना स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, ये वाला जो स्प्रिंग है थिनर एंड थिनर होता जाएगा। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो थिनर होता गया ये स्प्रिंग, तो सी पॉइंट के ऊपर क्या होना शुरू हो गए, उसमें क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो गए। जैसे हम बच्चे स्ट्रेस को थोड़ा सा अप करेंगे, स्प्रिंग एकदम ब्रेक हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट डी है, इस पॉइंट डी को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। एंड ये वाला जो बी पॉइंट है इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। दिस OB पार्ट V1 एंड A पॉइंट जो है इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। एंड OA पार्ट ऑफ द ग्राफ इसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन तक, जब इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल या फिर वायर जो भी है, स्प्रिंग जो है किसी न किसी मटेरियल का तो बना हुआ है ये स्प्रिंग, ये फॉलो करेगा स्ट्रिक्टली टू द हुक्स लॉ। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन बड़े ज्यादा डेवलप होंगे।
बी पॉइंट के ऊपर क्या करें, बी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट के ऊपर क्या होगा, हम स्प्रिंग के फ्री एंड के ऊपर स्ट्रेस तो इंक्रीज नहीं करेंगे, उतना ही रखेंगे जितना बी पॉइंट के ऊपर, उसको कांस्टेंट रखेंगे। यू विल सी इसके बाद स्प्रिंग में स्प्रिंग अपने आप धीरे धीरे एलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, कहां तक, बी से सी तक। इस टाइम के दौरान क्या होगा, स्प्रिंग में धीरे धीरे थिनरनेस बढ़ती जाएगी, तो उसमें क्या होगा, क्रैक्स वगैरह डेवलप होने शुरू होंगे। जैसे हम सी पॉइंट के बाद थोड़ा सा भी स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे, स्प्रिंग एकदम परमानेंटली ब्रेक हो जाएगा डी पॉइंट के ऊपर। इसलिए डी पॉइंट को बच्चे बोला जाता है एज ए ब्रेकिंग पॉइंट। सो दैट्स वाई क्या ए एंड डी पॉइंट के बीच में स्पेस कम है, स्पेस ज़्यादा है, ये चीज़ डिसाइड करती है क्या मटेरियल बड़ी जल्दी ब्रेक हो जाएगा कि नहीं ब्रेक होगा। सीधा हिसाब लगा देखो, अगर ए एंड डी पॉइंट के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, मीन्स इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा मटेरियल को डी पॉइंट तक, ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उतनी देर में आप मटेरियल को शीट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, नाउ लेट अस स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। फर्स्ट टाइप ऑफ द मटेरियल कौन से है, डक्टाइल मटेरियल। नंबर 1 डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल के बीच में क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में ग्राफ जो होती है वो कैसे बनती है, इस तरह से। ऐसे मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे करते हैं, इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट डी के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये वाले जो मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल जो है वो ए से डी पॉइंट तक, मीन्स वो ब्रेक होने के लिए ए से डी तक जब पहुंचेगा मटेरियल तब जाकर के वो ब्रेक होगा। ये डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मीन्स ऐसे मटेरियल के लिए इलास्टिक पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या कि मटेरियल बड़ी देर के बाद, चाहे स्ट्रेस जितना मर्जी भी इंक्रीज करो, तो बड़ी देर के बाद ये ब्रेक होगी। तो उतनी को उतनी देर तक क्या होगा, मटेरियल को हम शीट की फॉर्म में या फिर वायर्स की फॉर्म में चेंज कर चुके होंगे। नंबर 2 ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल जो है ये भी हुक्स लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन ऐसे मटेरियल के लिए इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट डी के बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन। ऐसे मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ओ से लेकर के ए तक, एंड ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो बहुत क्लोज लाई करती है ए के नज़दीक। इसका मतलब ब्रेकिंग पॉइंट बड़ी जल्दी आ जाता है, इसलिए मटेरियल बड़ी जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया एज ब्रिटल मटेरियल। देन लास्ट टाइप के मटेरियल जो है, दीज मटेरियल आर व्हाट, इलास्टोमर। इलास्टोमर जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है मीन्स उनका ऐसे होता है, और ऐसे मटेरियल जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल इलास्टोमर मटेरियल की जैसे एरोटा वगैरह जो है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है वो ऐसे होता है ऐसे मटेरियल के लिए। एग्जाम्पल इलास्टोमर मटेरियल की दैट इज रबर, एरोटा वगैरह। डक्टाइल मटेरियल, यू नो, ब्रिटल मटेरियल, ग्लास इज ए ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड होगी, सिल्वर होगी, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम की शीट्स भी होती हैं, आयरन की शीट्स भी होती है, टीन वगैरह जो डालते हैं छत के ऊपर, उनको वो किसके होते हैं, वो प्योरली डक्टाइल मटेरियल होते हैं। Thank you students and have a nice day.